Namaste everyone. Welcome to the new episode of A Positive Dialogue. आप सब लोगों ने सुना होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपी अब्दुल कलाम जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। उन्हें इंडिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। क्या आप लोगों ने कभी बंकर मैन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? मुझे लगता है कुछ लोगों ने सुना होगा, पर ज़्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये होता है कि कुछ चीज़ों को जो वेटेज मिलनी चाहिए या जो नाम या जो फेम वो लोग डिज़र्व करते हैं वो थोड़ा देर से मिलती है। तो ऐसे ही एक बंकर मैन से मुझे आप लोगों को मिलाना है। और सर की उपलब्धियां अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन आर्मी का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत ही डिग्निटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग पर्सन और एक सेल्फलेस पर्सन की इमेज आती है। तो जिन शख्स से आज मैं आपको मिलाऊंगी वो ना एक बहुत बड़े अचीवर रहे हैं इंडियन आर्मी में, उन्होंने बहुत बड़ी रैंक हासिल की इंडियन आर्मी में। ही इज़ अ रिटायर्ड मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेजर जनरल, उससे भी बड़ी एक उपलब्धि जो उनकी है, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन की है ह्यूमैनिटी के लिए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, और हम उन्हें जितना भी थैंक यू बोलें उसके लिए उतना कम होगा। ये मेरी आज 3rd या 4th मीटिंग है सर के साथ, और सर का पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए मुझे सच में मैंने भी मेहनत की है एक्चुअली इस एपिसोड में, कॉन्सेप्ट को बार बार जान के समझ के। और जब भी मैंने सर से बात की है तो जैसे एक इंसान एक बच्चे के लिए बात करता है, सर अपनी इस इन्वेंशन के लिए बार बार मुझसे बात कर रहे थे। तो इसलिए ये मेरी भी मेहनत डबल ट्रिपल हुई है आज के एपिसोड पे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड देखने के बाद ये मेहनत हमारी सफल भी होगी और आप लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। और एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको प्लीज़ आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके, क्योंकि ये जो इन्वेंशन की हम बात इस एपिसोड में करेंगे ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए इन्वेंशन है। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार रीना जी, थैंक यू वेरी मच। आज आप यहाँ पर आई हैं। ये मेरा घर ऑफिस दोनों ही हैं अभी जी जी। क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ ऊपर 2nd फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर जो है मैं इसको डेडिकेट कर रहा हूँ। ये जो बंकरमैन की टेक्नोलॉजी है जी इसको मैंने इस घर में लगाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। जी जी जी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये घर ग्राउंड फ्लोर, ये 4 बेडरूम का फ्लैट है एक तरह से। इसको इस तरह से तैयार किया गया है जस्ट बाकी आम पब्लिक को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि कैसे घर, अपने एग्जिस्टिंग घर को आप एक इमरजेंसी होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.bunkermanindia.in। उस पर मैंने कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं इमरजेंसी होम का, कि इमरजेंसी के टाइम में आप अपने घर को किस तरह से मॉडिफाई करके इस काबिल बना सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी इमरजेंसी अगर हो सके तो उसमें ये काम आए। जैसे आजकल दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, आपने देखा है। पहले ग्रेफ 3 लगा, अब ग्रेफ 4 लग चुका है। और बाहर पोल्यूशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर क्या डेंजर कंडीशन में पहुंच गया है, क्योंकि AQI 500 को क्रॉस कर गया है, जो कि एक अपर लिमिट ही होती है। 0 से 500 का स्केल है। तो अब बहुत ही ख़राब स्थिति दिल्ली की आ गई, और ये मालूम था। मैं करीब पिछले 2 साल से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, आम जनता को, दिल्ली की नहीं बाकी अपने भारतवर्ष की जनता को आगाह करता आया हूँ, जहाँ जहाँ सेमिनार हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, कि इसको, पोल्यूशन की समस्या को दूर करने का इलाज हमने ढूंढ लिया है फॉर्चुनेटली। तो जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने ग्रेफ 4 लगा दिया है। ग्रेफ 4 का मतलब ये है कि बाकी सब स्कूल बंद कर दिए बच्चों के लिए। आपकी जो गाड़ियां हैं कुछ टाइप की, उनको बंद कर दिया, डीजल गाड़ी बंद कर दी हैं, कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री दिल्ली में बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो एक तरह से लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई है। और रीज़न क्या है, ये कह रहे हैं कि बाहर का वातावरण प्रदूषित है, ख़तरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, इसलिए बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंदर का जो वातावरण है घरों का, ऑफिसेज़ का,
ये बाहर के वातावरण से 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रदूषित है और टॉक्सिक है, जिसको बोलते हैं विष वाला है, विषाक्त है। तो ये और भी ख़तरनाक है। बल्कि मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ और मैं सजेशन देना चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं कि जो सरकार का डिसीजन है कि बाहर वातावरण प्रदूषित है, बाहर मत निकलो, तो ये एक ऐसा है जो कल एक सेमिनार भी हुई है यहाँ पर, वर्ल्ड समिट, एनवायरनमेंट समिट के ऊपर हुई है पिछले 16 से 18 तक। उसमें भी मैंने यही बोला है कि गवर्नमेंट ने तो ये काम किया जो कहते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, लेकिन प्रदूषण के बारे में हो रहा है कि आगे खाई और पीछे कुआं है। तो गवर्नमेंट आपको बचा रही है आगे आने वाली खाई से, बाहर के प्रदूषण से। वहाँ आप रुक गए, लेकिन भेज कहाँ रही है? इंडोर हवा में। और इंडोर हवा बेसिकली अगर 3 से 4 गुना प्रदूषित है तो वही है बेसिकली कि सरकार आपको खाई से बचा के गड्ढे में डाल रही है। तो इस चीज़ को खुद समझिए, और इस चीज़ से बचाने का तरीका आज हमारे पास यहाँ है, इसी घर में उपलब्ध है। आपको मैंने दिखाया भी है और मैं समझाऊंगा भी आपको कि तरीका क्या करता है। धन्यवाद। सर हैं मेजर जनरल डॉक्टर श्रीपाल। सर से सबसे पहले सवाल जो मेरा है वो, सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई और एजुकेशन में आपने क्या किया, एंड आर्मी तक आने का सफ़र। धन्यवाद प्रेरणा जी। मैं एक गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम है भंडोरा, ये तहसील मवाना, ज़िला मेरठ में पड़ता है। और मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे फादर जो हैं एक किसान थे, और जैसे लोग कहते हैं गरीब किसान का बेटा, मैं गरीब किसान का बेटा नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे फादर वाज द रिचेस्ट फार्मर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन मेरठ। कम सुनने में आता है। हाँ, तो हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, गेहूँ चना सब होता है। और ये जो हमारी बेल्ट है आपने देखी होगी, जिस बेल्ट से आप भी आ रही हैं, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, यूपी हुआ, ये तो एक हरित क्रांति वाली बेल्ट है। ना इस बेल्ट में कभी सूखा पड़ता है, ना कोई भूचाल आता है, ना कोई फ्लड आता है, और सबसे ज़्यादा ज़मीन की पैदावार हम वहाँ से लेते हैं। किसान वहाँ के बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। कोई भी ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी आपको खाली नहीं मिलेगा। हम 3-3 फसल साल में लेते हैं और अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मेरी शिक्षा जो हुई है, बड़े शौक़ से मेरे माता पिता ने मेरे को शिक्षा दी है। और मेरे गांव में स्कूल भी नहीं था जब हम बच्चे थे, तो पास का गांव था गणेशपुर, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास किया है। उन दिनों 62 का वार हुआ था और सुनते थे बड़े गाने देश के, तो जैसा वहाँ गांव में होता है बड़ा जोश रहता था। तो कि चाइना की लड़ाई हो रही है, उधर हमारे देश के लोग लग रहे हैं, तो एक पहले से एक शरीर में जोश था, मन में जोश था। उसके बाद मैंने हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल किया मवाना से, कस्बा है मवाना पास में, 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल क्लास पास किया वहाँ से। और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया हस्तिनापुर में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो पुराना शहर है, एक महाभारत के टाइम का है, नाम सुना होगा आपने। ये कौरवों की राजधानी थी, तो वहाँ अभी भी उनके खंडर पाए जाते हैं। तो मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ। और जो मेरा गांव है वो बहसुमा के पास है। जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो उस टाइम 71 वार हो रहा था, तो तब हम और जवान हुए तो और ज़्यादा जोश था। और मेरे एक रिलेटिव थे सूबेदार रामकला, वो आर्मी में थे, राजपूत रेजिमेंट में उस टाइम पर। तो हम बड़े भावुक लेटर लिखते थे उनको। तो फ़ौज में जाने का पहले से ही जुनून था। फिर इंटरमीडिएट वहाँ से पास करके हमें पता नहीं था आगे क्या करना है, बट इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। एंड आई वाज लकी कि मेरे को रुड़की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। और IIT रुड़की जिसको आप बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था, उससे मैंने इंजीनियरिंग की पास किया। इंजीनियरिंग जैसे ही पास की, आई वॉज यंगेस्ट इन माई बैच, मैं सबसे छोटा था उम्र के हिसाब से। तो क्योंकि 4 साल का कोर्स था इंजीनियरिंग का, बाकी IIT में 5 साल का होता है। तो एकदम से मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया और मैं IMA देहरादून में ज्वाइन कर लिया। 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, लेफ्टिनेंट के रैंक पे मिलता है ट्रेनिंग करने के बाद, और 2 साल की एंटीरियर सीनियरिटी मिलती है, क्योंकि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। तो देखा जाए तो मेरी जो डेट ऑफ सीनियरिटी है, जो डेट ऑफ कमीशन है विद एंटीरियर सीनियरिटी, 19.5 ईयर्स की एज में मुझे कमीशन मिल गया है एक तरह से। तो बस उसके बाद आर्मी में सर्विस किया, रेजिमेंट में रहे। और पढ़ाई लिखाई में मैं पहले से अच्छा था। तो फिर मैंने M.Tech 4-5 सर्विस के बाद 4-5 साल बाद आर्मी मौका देती है आपको अपनी एजुकेशन सुधारने का। तो मेरा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ
और मैं लकी था कि मुझे वापस रुड़की यूनिवर्सिटी में ही एमटेक करने का मौका मिला। तो मैंने स्ट्रक्चर्स में एमटेक किया। ये किया मैंने 83 से 85 तक। उसके बाद मेरे को मौका मिला एमटेक करने के बाद आई वाज पोस्टेड टू कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना एज ए टीचर, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं वहाँ। तो हमारा काम था जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना। तो वहाँ पर उन दिनों जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं वो न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी। क्योंकि डिफेंस में खाली जवान से काम नहीं चलता, बंदूक भी इम्पोर्टेंट होती है। तो न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरे को आइडिया आया उस टाइम पर कि भाई अगर हम न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं हिंदुस्तान में, तो हमारे अपोनेंट जो है पाकिस्तान है वो भी बना रहा होगा, चाइना भी बना रहा होगा। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इससे बचाव की टेक्नोलॉजी पे कौन काम कर रहा है। तो मुझे पता चला कि कोई काम नहीं कर रहा था। और कैप्टन रैंक बड़ा छोटा सा रैंक होता है आर्मी में। तो मेरे मन में बस ख्याल आया, भगवान का दिया एक आइडिया था कि भाई नहीं, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूक्लियर से बचाव कैसे करना है, अगर इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है मिसाइल से, तो आपको बचाव कैसे करना है। तो वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें रिसर्च करूँगा। और मैंने PhD करने के लिए इस सब्जेक्ट पे एनरोल करा दिया पूना यूनिवर्सिटी में। और गाइड मेरा IIT रुड़की से था। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन हर कंट्री इस टेक्नोलॉजी पे चुपचाप काम करती है देश के बचाव के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर क्लासीफाइड है, कहीं से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलती। पर फिर भी रिसर्च करने के लिए दाएं बाएं से ढूंढ के, उन दिनों इंटरनेट भी इतना इफेक्टिव नहीं था, बार बार लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। कभी मैं पूना गया, कभी दिल्ली आया, कभी बॉम्बे में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाते थे, वहाँ से पढ़ते थे कुछ। तो धीरे धीरे करके मैंने PhD कंप्लीट कर ली 3 साल के अंदर। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अगर आपको PhD करने से पहले आपने अपना टॉपिक चूज कर लिया है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि तब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं। बिल्कुल। और जितनी भी आपकी क्वेश्चंस हैं अपने दिमाग में जो चल रहे होते हैं, आप एक्चुअली आपकी लाइन ऑफ रिसर्च उसी पे जाती है फिर। बिल्कुल। तो आपने शायद बहुत अच्छे से फिर इस कॉन्सेप्ट पे इसीलिए काम कर पाए। बस ये एक भगवान का दिया हुआ आइडिया था। इनफैक्ट वो मैं उस एज में था मेजर और कैप्टन रैंक में, कि ज़्यादातर लोग दूसरे टाइप की पढ़ाई में लगे हुए थे। हमारे यहाँ होता है कि स्टाफ कॉलेज, वो बहुत ज़रूरी होता है, प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपको कैरियर में आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा जो है टेक्निकल, या हाँ बताइए। जैसे आप इंजीनियर टेक्निकल पाथ से गए हैं, यू आर एन इंजीनियर ना? जी हाँ। तो फिर आप एज अ इंस्ट्रक्टर आपने वहाँ पे काम किया। तो जो ये रैंकिंग होती है, ये जो डेजिग्नेशन होता है, ये वही होता है कैप्टन, मेजर एंड ऑल? हाँ बिल्कुल, उसी तरह से आपको डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस एंड सीनियरिटी। पहले सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होता था। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट तो एबोलिश कर दिया है, लेफ्टिनेंट से एंट्री होती है। लेफ्टिनेंट के कुछ साल बाद आप कैप्टन बनते हैं, कैप्टन से मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। ऐसे टेक्निकल पाथ से भी जो लोग जाते हैं वो एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं सबसे? हाँ, सब एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, जो किसी भी आर्म से जाए। एंट्री इज एट लेफ्टिनेंट लेवल, फर्स्ट रैंक इज लेफ्टिनेंट इन आर्मी। और सर आप रिटायर हुए हैं मेजर जनरल की पोस्ट से? मैं मेजर जनरल की पोस्ट पे रिटायर हुआ हूँ 2011 में। हालांकि मेरी सर्विस बचती थी 5 साल, लेकिन मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मेरे को आर्मी छोड़ के, मैंने यही सोचा कि अभी आर्मी छोड़ करके हम ज़रा जो करना होगा, किस्मत में होगा, आगे रिसर्च करना या कुछ काम आगे करना, तो हम आगे करेंगे। पर आज मैं सोचता हूँ कि ये भी एक भगवान का लिखा हुआ एक वो था। कई साल तक मैं भी सोचता रहा कि 2011 से मैं रिटायर होके आ गया हूँ, और जो काम मैंने किया है आर्मी में रहते हुए, वो आर्मी के काम का ही था। जब मैंने PhD कर ली इसमें, तो उसके बाद भी मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करता रहा लगातार। और हमने प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को कि भाई ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए इंडिया में। यानी कि सीधे सीधे ये बोलिए कि आपको एक न्यूक्लियर बंकर इंडिया में बना लेना चाहिए। तो ये हमने प्रपोजल भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बने या नहीं बने। पर मैं अपना काम, अपना रिसर्च का करता रहा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी, उसके डिटेल में ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2001 और 2002 में मेरी इस टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, देश को ज़रूरत पड़ी। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत लकी आदमी हूँ
कि बहुत कम ऐसे लोगों को जो पीएचडी करते हैं जी ऐसा मौका मिलता है कि जो आपका पीएचडी का सब्जेक्ट है उस पर फिजिकली काम करने का मौका मिले। बिल्कुल सही। ज़्यादातर पीएचडी थीसिस जो है वो लाइब्रेरी में रखी रहती हैं, डस्ट खाती रहती हैं। पर जिस सब्जेक्ट पे मैंने काम किया था, मुझे खुशी है कि 2001-2002 में जब देश को ज़रूरत पड़ी तो मेरे द्वारा रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी देश के काम आई। यही सबसे बड़ा एक प्राउड की बात है। सवाल ये है सर कि जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जब रिसर्च चल रही थी तो अब्दुल कलाम जी कर रहे थे उस पर रिसर्च, पूरा सिस्टम, क्योंकि जब देश के भले के लिए कोई रिसर्च हो रही होती है तो पूरा एक सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह की सपोर्ट क्या आपकी रिसर्च में आपको मिली? अनफॉर्चुनेटली जो मेरा टॉपिक था या जो एक जुनून था इस टॉपिक पे रिसर्च करने का, उसमें पहली बात तो पीएचडी करना ही एक नेगेटिव क्वालिफिकेशन माना जाता है आर्मी में। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे थे कि स्टाफ कॉलेज करें। हाँ। ये माना जाता है कि अगर आपने स्टाफ कॉलेज नहीं किया तो आपका कर्नल बनना भी बड़ा मुश्किल है, ब्रिगेडियर मेजर जनरल की तो बात छोड़िए। तो ये एक सोच है आर्मी में, क्योंकि वो कोर्स कॉम्बैट टाइप का होता है, प्रोफेशनल होता है, टेक्निकल उसमें इतना नहीं होता। लेकिन क्योंकि मेरा एक टेक्निकल इच्छा थी कि कुछ ऐसा एक्सीलेंट किया जाए काम जिसकी देश को ज़रूरत पड़ेगी और जिस काम को कोई और नहीं कर पा रहा है। तो मेरे को शुरू में ये देखने का इस टेक्नोलॉजी पे कोई और काम तो कर ही नहीं रहा, तो चलो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, ये देश के काम आएगी। और ये देश के एक दिन काम आई। 2001-2002 में मेरी टेक्नोलॉजी से ही काफ़ी कुछ काम हुआ है, आज तक भी हो रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आई एम लकी कि जिस टेक्नोलॉजी पे मैंने 30-35 साल काम किया है वो एक दिन देश के काम आई। और जब मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया 2011 में, उसके बाद भी इसमें मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। और आज ये बड़ी खुशी की बात है मेरे को कि जब कोरोना हुआ उस दौरान मैंने पाया कि मेरी इस बनाई हुई टेक्नोलॉजी की तो देश को बहुत ज़रूरत है, देशवासियों को बहुत ज़रूरत है और दूसरे रूप में ज़रूरत है। तो तब से मैंने इस टेक्नोलॉजी को इंडियनाइज करना शुरू किया, क्योंकि जब हमने इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में यूज़ किया था तो ये इंडिजिनस बिल्कुल नहीं थी, ज़्यादातर चीज़ें बाहर से खरीदी गई थी। और कुछ हमने कोशिश की उनको इंडियनाइज करने की, लेकिन इंडियनाइज करने का लोग ज़्यादा इनक्रेज नहीं करते उसको, आज भी नहीं करते। आज भी लोग फ़ॉरेन चीज़ को, इम्पोर्टेड चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कितनी कॉस्टली हो। तो मैं इस पे लग गया कि अगर ये आम जनता में पहुंचानी है ये टेक्नोलॉजी तो इसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको बताता हूं कि इस टेक्नोलॉजी की आज हर घर में ज़रूरत है जी। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ 3 जगह यूज़ होती थी, स्पेस मिशंस में, अंडर वाटर सबमरीन्स में और न्यूक्लियर बंकर्स में। अभी भी वहीं यूज़ हो रही है और टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है। आज भी इसकी कॉस्ट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम बोलते हैं उसको, जब आप एक एनक्लोज स्पेस में रहते हैं या बंकर में रहते हैं जहाँ पे बाहर का वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो आपको बाहर की हवा लिए बगैर अंदर सर्वाइव करना है। और खाली सर्वाइव ही नहीं करना है, आपको लड़ाई लड़नी है, आपको फिट रहना है, आपको दुश्मन का अटैक से बचना है। और दुश्मन आप एक एनक्लोज स्पेस में हैं तो हर आदमी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। और भी कुछ गैसेज होती हैं जिनको VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि आपके टॉयलेट से आती है, किचन से आती है, शरीर की बदबू से आती है, पसीने से आती है, तो उन सब को भी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब काम कॉन्सेप्ट तो मैंने वहीं सीखा उस पढ़ाई में जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन की बात हो रही थी। लेकिन कोरोना के बाद मैंने पाया कि ये तो अगर न्यूक्लियर वार नहीं भी हुआ, कल को अगर कोई इस टाइप का चीज़ होगी, जैसे कोरोना था, कोरोना वाज नथिंग बट ए बायोलॉजिकल वार बेसिकली। कोरोना कोई वायरस, नेचुरल वायरस नहीं था, ये एक आर्टिफिशियल वायरस था। आप सबको पता है कौन कंट्री बना रही थी इसको। एक सवाल हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब कोरोना फैला तो एक चीज़ बहुत प्रिवेल्ड थी, वो गलतफहमी थी, लोगों की अफवाह थी कि ज़्यादातर लोग का ये कहना था कि चाइना ने कोई वायरस छोड़ा है। क्या ये अफवाह थोड़ी बहुत सही हो सकती थी कि किसी कंट्री के पास ऐसी ताकत थी कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ रिलीज़ हो गया हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया हो? बिल्कुल, ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि हर कंट्री न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल की तैयारी कर रही है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। शुरू में डिक्लेयर नहीं करता, शुरू में जब न्यूक्लियर का यूज़ हुआ था सब कहते थे वी आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। हम भी यही कहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी हमको चाहिए बट ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। लेकिन हमेशा ये
नॉलेज रखनी पड़ती है, इंटेलिजेंस रखनी पड़ती है कि हमारा अपोनेंट क्या कर रहा है, और वो खबर एक दूसरे की सबको मिल जाती है आसानी से। तो अगर आपका अपोजिट कंट्री कुछ तैयारी कर रहा है तो आपको भी वो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा हमने 1998 में टेस्ट किए जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 1998 में वी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अवर सेल्फ एज न्यूक्लियर पावर, क्योंकि हमने 2 टेस्ट किए, और जिस दिन हमने टेस्ट किए उसके तीसरे दिन पाकिस्तान ने भी कर दिए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा। एंड दे आल्सो डिक्लेयर्ड। इतना इसका मतलब दोनों कंट्री चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बना रही थी, बट डिक्लेयर कोई नहीं कर रहा था। इट वाज ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही चल रहे थे टेस्ट वगैरह? टेस्ट तो बहुत पहले से चल रहे थे। ये तो बेसिकली देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी की तैयारी तो जब से देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तभी से दिमाग में चल रहा था। तो अगर पढ़ेंगे आप इसमें तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही न्यूक्लियर एनर्जी की तैयारी हो रही थी, बट वो एनर्जी के नाम से था। अभी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले एनर्जी का यूज़ करेंगे, फिर ये यूज़ भी करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ ही करो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य ऐसी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक ना कर सके। और अनफॉर्चुनेटली जो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, 2001-2 में हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया गया था पाकिस्तान से। ओके। आपको पता है उस टाइम पर पाकिस्तान, देखिए हिंदुस्तान तो इतना शरीफ देश है, शांति प्रिय देश है जी। हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की थी न्यूक्लियर अटैक की 2001-2 तक भी, लेकिन पाकिस्तान हमसे पहले कर चुका था। और वो एक रीज़न था कि जो बालाकोट स्ट्राइक अभी हुई है, टेररिस्ट मारे गए हैं। हमें 2001-2 से पहले भी हमें पता था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कहाँ हैं और कहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हम लोग कह रहे थे टेररिज्म है। पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा हुआ था अमेरिका का, सबको पता है। अमेरिका ने कभी रियलाइज़ नहीं किया, बल्कि वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता था। काफ़ी सेंसिटिव बातें कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये कोई सेंसिटिव नहीं है। तो देखिए मैं सिर्फ बात वही करूँगा जो आम पब्लिक में है। आप के लिए हाँ, तो ये बड़ी नई सी चीज़ है। हाँ, नहीं, अगर आप एनालिसिस कर देखिए, IC-814 हाईजैक आपको याद होगा जी। हमारी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट हाईजैक हो गई थी। हाँ जी। नेपाल से, बिल्कुल। वो पहले यहाँ आई, फिर अमृतसर आई, फिर अल्टीमेटली कांधार में गई। अपने पैसेंजर को छुड़वाने के लिए हम लोगों को 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था। और हमारे जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, वो खुद उनको एयरक्राफ्ट में बैठा के ले गए थे। और वहाँ नेगोशिएशन किसने कराया था? जो आज के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, वो उस टाइम पर उस नेगोशिएशन टीम में थे। हाँ, तो और देखिए वो एक मजबूरी थी हमारे देश की, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था कि हम अपने जो प्लेन को वहाँ से छुड़वा सके कांधार जा कर के। आज सिचुएशन बहुत बदल गई है। तो पर उसमें बहुत ही एक शर्म की बात थी हमारे लिए। मेरे को भी बहुत बुरा लगा था, आप लोगों को भी बुरा लगा कि हमें इतनी कमज़ोरी कैसे है कि हमारे पास पैसेंजर्स को पकड़ के ले गए, अपना एयरक्राफ्ट जो है वो इन्होंने किडनैप कर लिया और बदले में टेररिस्ट को छुड़वा के भी ले गए वो। और वो ही 3 टेररिस्ट हैं जिन्होंने आज तक भी इंडिया की नाक में दम कर रखा है। ये जो बालाकोट है, बालाकोट कैंप, ये उन्हीं का टेररिस्ट कैंप है। उसको मदरसा बोलते हैं ये। हाँ जी, उनका मदरसा है ये, नाम आपको पता होगा, डिक्लेयर भी हो गया है। बट मदरसा कुछ नहीं है, वहाँ पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और वो उन्हीं को इंडिया में वहाँ से भेजा जा रहा था। इसलिए वो सब इंटेलिजेंस करके बालाकोट पे स्ट्राइक की गई थी। तो ये बालाकोट की स्ट्राइक 2001-2 में ही होने वाली थी, बट नहीं कर पाए, कुछ कमी थी। तो वो कमियाँ उसके बाद पूरी कर ली गई। और देखिए आज देश बहुत मजबूत हाथों में है। मैं यही कहूँगा कि इंडिया हैज़ एडवांस्ड ए लॉट फ्रॉम दैट टाइम नाउ। तो उस टाइम हम पाकिस्तान से ही डर गए, उनके न्यूक्लियर बॉम्ब से, लेकिन आज हमें किसी भी कंट्री से डर नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब चाइना से भी हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जो कोई भी मेजर पावर है आज की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कोई भी मेजर पावर है, हमारी सामर्थ्य हिंदुस्तान की किसी से कम नहीं है। और इंडिया इज़ गोइंग टू बी सुपर पावर। बिल्कुल, वो तैयारी हमेशा रहती है और हमेशा रहनी चाहिए। के बंकर्स पहले नहीं थे, अब हैं हमारे पास। इस तरह की तैयारी या नहीं, खाली एक बंकर्स की नहीं, बाकी भी तैयारी होती है, वेपन्स की भी होती है, और भी कई चीज़ें। उसमें कई फैक्टर हैं जो सारे डिस्कस नहीं कर सकते। बट अगर जहाँ तक न्यूक्लियर बंकर्स का सवाल है, हाँ, जो चीज़ हमारे पास पहले नहीं थी
अब हैं और सफिशिएंट नंबर्स में हैं, और उसी में ये मेरी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और मुझे ये खुशी है कि जो सर्विस में रहते हुए मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को देश के लिए, सुरक्षा के लिए यूज़ किया, और रिटायरमेंट होने के बाद वो टेक्नोलॉजी नहीं, मैंने उसी के बेस दूसरी टेक्नोलॉजी अभी इन्वेंट की है जो पूरे दुनिया के काम आएगी। और ये टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया को इस राइजिंग पोल्यूशन से बचाने की, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की, और क्लाइमेट चेंज से बचाने की। क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट यही है कि हवा से पोल्यूशन को कैसे निकाला जाए। पहले चैलेंज मेरे पास सिर्फ CO2 और TBOC का था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टडी की, लोगों की रिक्वायरमेंट आई, आज की डेट में मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है कि वी कैन रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड इवन अमोनिया, इवन क्लोरीन। अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है रिफाइनरीज से, गुवाहाटी रिफाइनरी से एक रिक्वायरमेंट था कि साहब हमारे वहाँ डाटा सेंटर ख़राब हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा डाटा कंट्रोल सेंटर होता है इनके पास, जहाँ से पूरी रिफाइनरी कंट्रोल होती है। तो वहाँ पे सारा डाटा आता है और वहीं से सारा कंट्रोल होता है। तो उनके वहाँ कोरोजन की प्रॉब्लम थी, मतलब कंप्यूटर लगते हैं वहाँ बड़े बड़े डाटा सेंटर में, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक में सिल्वर कोटिंग होती है, एक कॉपर कोटिंग होती है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का था, रिफाइनरी में सब जगह है ये, कुछ गैसेस टाइप की होती हैं कि उससे उसमें एक तरह से जंग लग जाती है, जंग नहीं बोलेंगे उसको, एक तरह फंगस टाइप की लग जाती है। जैसे जो कॉपर है वो ग्रीनिश बन जाता है, कॉपर की भी यही हालत होती है, और फिर वो डाटा करप्ट होने लगता है। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि साहब ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने गया वहाँ पर, मैंने स्टडी किया, तो उनके पास करीब 10-12 तरह की गैसेज हैं जो वहाँ उनके एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, और उन्हीं की वजह से वो कोरोजन हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि ये मैं सिस्टम लगा रहा हूँ, पर मैंने सजेस्ट किया कि देखिए मैं अभी तक CO2 और VOC पे काम करता हूँ, मैं इसमें ये CO2 और VOC का भी सिस्टम लगा के देता हूँ। तो उनका पहला रिएक्शन का नहीं हमारे यहाँ CO2 की प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें सिर्फ ये कोरोजन हटा के दे दो। तो मैंने कहा नहीं है प्रॉब्लम CO2 की, जो मैंने देखा वहाँ पर कि CO2 की प्रॉब्लम होगी जब आप क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तो उनके यहाँ बहुत बड़ा एक वो डाटा सेंटर है, आप ये को यकीन नहीं होगा, उसकी लेंथ है 85 मीटर और विड्थ है 25 मीटर और हाइट है 4-5 मीटर। तो टोटल एरिया है 9000 क्यूबिक मीटर का। तो हमने ये छोटा सा सिस्टम लगाया और कुछ ही दिनों में, मतलब विद इन ए वीक, उनकी कोरोजन की प्रॉब्लम 100% दूर हो गई। और उसमें जो मैंने उनको सिस्टम दिया है, मैंने उनको बोला कि आपको बाहर की हवा नहीं लेनी है, बिकॉज जनरली एयर कंडीशन बिल्डिंग में क्या करते हैं कि अंदर का पोल्यूशन कम करने के लिए वो बाहर से हवा ऐड करते हैं, क्योंकि जब आप एक क्लोज स्पेस में रहते हैं तो जो आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो हवा अंदर ही रहती है। और ISRE और ASHRAE 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंडोर हवा में 800 से 1000 ppm के बीच रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 इज़ मैक्सिमम, और 800 के नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब ये CO2 एनवायरनमेंट कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाता है 1500-2000, तो बाहर की फ्रेश हवा से उसको डाइल्यूट करते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए हवा में 3 टाइप की गैसेज होती हैं। एक होती है नाइट्रोजन जो 79% है, मेजोरिटी तो नाइट्रोजन है। दूसरी होती है ऑक्सीजन 20.5 या 20.6% होती है, जो कि अच्छी हवा वो हमको चाहिए होती है। नाइट्रोजन न्यूट्रल गैस है, वो सिर्फ अंदर जाती है बाहर निकलती है, बट ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी, बाय आवर ब्लड। वो तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, 0.03%, 300 ppm। आजकल 0.05% हो गई है, लेकिन अगर ये 0.05 की जगह 0.1% हो जाती है, यानी ये 1000 ppm हो जाती है, तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो इसको 0.1% से नीचे रखना पड़ता है। अब 0.1% से नीचे रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अफोर्डेबल हो, तो ये सिर्फ हम लोग फ्रेश हवा ऐड करते हैं, और फ्रेश हवा हर घंटे में 4 से 12 बार सर्कुलेट होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो मेरी टेक्नोलॉजी है, जब मैंने इनको सोल्यूशन दिया तो मैंने उनको बोला बाहर की हवा मत लीजिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि पिछले 4 महीने से वो फैसिलिटी बिना बाहर की हवा लिए चल रही है, यानी कि जिसको हम बटन अप पीरियड कहते हैं। बटन अप पीरियड, 4 महीने का बटन अप पीरियड में वो काम कर रहे हैं बाहर की हवा लिए बगैर। ये आपने मुझे बताया। हाँ, तो इससे क्या हुआ उनको कि उनकी एनर्जी सेविंग बहुत होगी, क्योंकि जो 12 बार हवा चेंज करते थे
वो बंद हो गई। तो जो अंदर की हवा एक बार ठंडी होगी तो ठंडी है, उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। CO2 की प्रॉब्लम हमने उनकी दूर कर दी। तो यहाँ पर बड़े सरप्राइज़ की बात है, उनको लगा कर ये तो मिरेकल हो गया। आई टोल्ड देम कि मिरेकल नहीं है, कैलकुलेशन है मेरी, मैंने आपको जानबूझ के दिया था, है इतनी सेविंग होती है। तो अब जब उनकी करीब जो बिजली का बिल है वो करीब 5 लाख रुपए पर मंथ आता था, वो 2 लाख रुपए कम हो गया, आप देखिए। और जितने में हमने उनको सिस्टम लगा के दिया है वो 1.5 साल में उसकी कॉस्ट उनकी रिकवर हो जाएगी, और 1.5 साल बाद दे विल स्टार्ट अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कार्बन कैप्चर एट ए नेगेटिव कॉस्ट। देखिए दुनिया अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, सब है, दुनिया के साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट कार्बन कैप्चर की कॉस्ट रिड्यूस करने की। प्रेजेंट कॉस्ट है $250 से $600 पर मीट्रिक टन, आज भी इंटरनेशनल फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी टेक्नोलॉजी है, इंडियन टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस में मैं इसकी कॉस्ट को ले आया हूँ निगेटिव में, खाली जीरो कॉस्ट नहीं किया, निगेटिव में 2 लाख रुपए बचा के दे रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कार्बन कैप्चर एट नेगेटिव कॉस्ट। तो इसी पे अभी जो यहाँ वर्ल्ड समिट हुई है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट 16 से 18 नवंबर को अभी ख़त्म हुई है दिल्ली में। गुवाहाटी रिफाइनरी के 3 साइंटिस्ट आए हैं, एज ए केस स्टडी उन्होंने पेपर प्रेजेंट किए हैं इस पे। और जब रिफाइनरी में ये चीज़ पता चली कि देखिए उनकी कोरोना की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, CO2 की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, क्योंकि जब हमने सिस्टम लगाया, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर 40-50 लोग, उनसे पूछा गया कि भाई कैसा फील कर रहे हो, वो कहने साहब हम तो बहुत हल्का फील कर रहे हैं, पहले तो सफोकेशन होता था, पहले हेडेक होता था, अब तो वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो ये फीडबैक रिपोर्ट उनकी है और वो देखे गए हैं। ये सुन करके जो बाकी रिफाइनरीज हैं, करीब 25-26 रिफाइनरीज और हैं इंडिया में, वो सब हमको अप्रोच कर रही हैं कि साहब हमारे यहाँ भी ये सिस्टम लगाइए, और वो देख के गई हैं उनका सिस्टम गुवाहाटी में, और अब ये एक अवेयरनेस आ रही है। तो गुवाहाटी रिफाइनरी के बाद 10-12 रिफाइनरी का और ऑर्डर्स हमको मिल रहे हैं, जिनकी बातचीत चल रही है, और 4 प्रोजेक्ट हर रिफाइनरी में लगेंगे। एक तो जो इनके डाटा कंट्रोल सेंटर हैं, सब में ये सिस्टम लगेगा, उनकी बिजली की सेविंग होगी। एक उनके यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एक रिफाइनरी में मैं गया, नाम नहीं बताऊंगा, हरियाणा में, बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग है उनकी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें उनके बड़े बड़े मैनेजर्स और ये बैठे हुए हैं। और अभी 1-1.5 महीने की बात है, जैसे मैं उनकी बिल्डिंग में गया, ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने टेबल फैन रख रखा है, टेबल के ऊपर पेडेस्टल फैन रखा हुआ है, जबकि बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन है। तो मैंने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है आपको, मतलब क्यों AC नहीं चल रहा क्या? नहीं सर AC चल रहा है हमारा, पर जब AC चलाते हैं बहुत बुरी बदबू आती है और हमें हेडेक होने लगता है। और मुझे खुद वहाँ फील हो रहा था जैसे डीजल और पेट्रोल की बदबू आती है, वो आ रही थी मुझे अंदर से। तो कारण ये है कि रिफाइनरी में इतनी टाइप की गैसेज निकलती हैं, बाहर का वातावरण साफ़ नहीं है, वहाँ इतनी टाइप की गैसेज हैं। तो जब ये पुराने सिस्टम में एयर चेंज बराबर करते हैं, 1 घंटे में 4 बार हवा चेंज करेंगे, तो बाहर की हवा ही है, वो फ्रेश हवा जिसको बोलते हैं, फ्रेश हवा नहीं है, वो तो पोल्यूटेड है पहले से ही। तो वो ये बंद करें। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखिए हमारे पास सिस्टम है, आप इस सिस्टम को लगवाइए अपने AC प्लांट में, आपका बिजली का बिल पहली बार तो आधा हो जाएगा, जो प्लांट की कैपेसिटी है, डिज़ाइन कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। गुवाहाटी में देखिए 3 चिलर चलते थे उनके, 3 चिलर थे 80-80 टन के, 2 चिलर चलाते थे वो एट ए टाइम, 80 टन 160 टन का लोड है उनका, एक स्टैंड बाय रहता था। जब से हमने उनका सिस्टम लगाया, सिर्फ 1 चिलर चल रहा है 80 टन वाला, वो भी 80% लोड पे। तो ये सिस्टम लगाने के बाद सबसे पहले तो जो डिज़ाइन कैपेसिटी है प्लांट की, वो 30% रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद अनदर 30% सेविंग इज इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो टोटल 62% सेविंग करीब आ रही है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की। अगर और इसके बेनिफिट देखे जाए, क्योंकि और बेनिफिट ये हैं कि देखिए प्लांट का साइज़ छोटा हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी पैनल्स हैं उनका साइज़ छोटा हो गया, एयर हैंडलिंग यूनिट उनका साइज़ छोटा हो गया, जनरेटर का साइज़ छोटा हो गया, स्पेस कम लग गई। तो ये इसके फ्रिंज बेनिफिट और भी होंगे मेरे ख्याल से, कि जब ये डेटा आएगा, अभी हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर, हो सकता है 70% की सेविंग हो जाए पूरी प्रोजेक्ट में। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, और जो फैक्चुअल हैं, और हमने खोला है, मैंने तो इन्विटेशन दिया है IITs को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप आइए देखिए। पहले तो मैंने सिस्टम ये बद्दी में लगाया अपनी फैक्ट्री में, हमने लेबोरेटरी बनाई, टेस्ट किए, वहाँ पर टेस्ट दिखाए, लोगों को इनवाइट किया मैंने, IIT के प्रोफेसर्स को इनवाइट किया, DRDO के साइंटिस्ट को इन्वाइट किया, आर्मी के इंजीनियर्स को इन्वाइट किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट को भी मैंने इनवाइट किया कि भाई आप आइए देखिए पहले कि ये टेक्नोलॉजी है या नहीं है, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस
गेन होने में टाइम लगा। तो वो देख के आए, सेटिस्फाई हुए, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है सबने, टचवुड। और अब ये सिस्टम धीरे धीरे लगने शुरू हो गए हैं। और तो ये तो बड़ी ही ह्यूमैनिटेरियन कॉज वाली आपकी इन्वेंशन है। और मैं देख रही हूँ कि सर से जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि जब अंदर से आपको ये पता होता है कि आपने जो किया है वो बहुत ही गजब का कुछ किया है, तो बार बार अंदर से यही आवाज़ आती है कि इस चीज़ को और फैलाया जाए। और मैं देख रही हूँ 3-4 बार मैं मिल चुकी हूँ सर से, मैंने कुछ और प्लेटफॉर्म पे भी सर से चर्चा की उनके इस इन्वेंशन की, लेकिन अभी ज़रूरत जो है इस चीज़ को फैलाने की है। अभी बहुत ज़्यादा ये आइडिया शेयर नहीं हो पा रहा। और अभी हम लोग बैठे हैं दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में, और बाहर का टेम्परेचर है हमारा 550 AQI है। टेम्परेचर नहीं, AQI हमारा लगभग 550 से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में ग्रैप 4 लग चुका है, बच्चों को स्कूल घर से ही करने की हिदायत दी गई है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कोई काम नहीं हो रहा है, व्हीकल्स को बैन किया गया है, डीजल के कैसे हम कितने दिनों तक इन चीज़ों को के साथ चल पाएंगे आगे? क्या स्थितियां और डिटेरियोरेट नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, और सर ने एज ही सेड, जहां बाहर इस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट 2 से 2.5 करोड़ रुपए है, सर उसको कैसे करके आप सोच सकते हैं पर हेड 50,000 ओनली। मतलब कि अगर ये जो सर का सिस्टम है, ये एक मशीन एक आदमी के लिए होती है, जितने लोग घर में हैं उतना ही सेट ऑफ मशीन का एक पूरा सिस्टम है। तो एक मशीन का खर्चा है 50,000 रुपये। आप ये देखिए कहाँ 2-2.5 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी और कहाँ ये 50,000 रुपये पे सर लेके आए हैं। और आप लोगों को ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि तमाम कंपनीज सर को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाली है और वो इससे पैसा कमाना चाहते हैं। बट बीइंग अ आर्मी मैन और एक समाज सेवी या लव फॉर नेशन आप कह सकते हैं, देशभक्त हैं ये तो सबको पता है, आर्मी मैन हैं तो देशभक्त होंगे। सर चाहते नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी किसी और को बेचें, और सर की पूरी कोशिश है कि जैसे गवर्नमेंट आपको बिजली पे सब्सिडी दे रही है, आज दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी डिक्लेयर किया है आज और कल के वो फ्री बिजली देंगे। आप ये सोचिए, आप फ्री बिजली देंगे कहाँ से, है कहाँ आपके पास उतनी सब्सिडी? एसीज चलते हैं, इतना ज़्यादा खर्च आता है। अगर एसीज का खर्च कम करके इस तरह की टेक्नोलॉजी पे आम आदमी की भलाई के लिए सब्सिडी दी जाए तो इससे बेहतर गवर्नमेंट के लिए भी लोक कल्याणकारी कुछ और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और इस तरह की इन्वेंशन को, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इस एपिसोड में यही कहूँगी कि इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन है, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। और सर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में जो नीड ऑफ ट्रीज है, क्योंकि पॉल्यूशन, अभी जो मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारा जो दिल्ली एनसीआर का बेल्ट है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है यहाँ पे। एशियन कंट्रीज हैं, भारत है, पाकिस्तान है, इधर आपका गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे प्रति व्यक्ति पेड़ की जो जरूरत है वो बहुत कम पूरी हो पाती है बनस्पत यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। तो उसे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए सर, कितने पेड़ चाहिए? बिल्कुल सही बताया रीना जी आपने जी। देखिए जो टेक्निकल डाटा है वो ऐसा है कि एक आदमी एक दिन में या एक महीने में या एक साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। ये मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया है, क्योंकि जब हम हवा से सांस ले रहे हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.05%, लेकिन जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें परसेंट हो जाती है 4.38%। यानी कि एक सांस में हर आदमी कार्बन डाइऑक्साइड को 146 गुना 146 टाइम्स बढ़ा देता है हर सांस में, और हम एक सांस जो है हर 6 सेकंड में एक सांस ले रहे हैं। सर एक्चुअली आपसे मिलने से पहले मुझे हाँ ज़्यादा नहीं तो यही है, जैसे देखिए अभी हम देखिए इस कमरे में बैठे हुए हैं, 3 ये लोग हैं, 5 हम 5 लोग 17 × 5 हमको इस इतने कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट करते हैं कि हमको 85 पेड़ों की ज़रूरत है। 85 हम 5 आदमियों को ही 17 पेड़ पर पर्सन चाहिए हमको, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट करते हैं। दूसरे जो हमारे पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं,
या काऊ हैं, बफेलोज हैं, वो इतनी जनरेट कर रहे हैं, उनको पर पर्सन अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वी नीड 20 ट्रीज पर पर्सन फॉर आवर एनिमल्स। तो ये 28% कंट्रीब्यूशन of the carbon dioxide on earth is by living beings, means humans, animals and other living birds, everybody whosoever is living, वो सांस सब ले रहे हैं और सब सांस लेने में ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और सर सच ये है कि सिर्फ जो पॉल्यूशन की बात हो रही है वो सिर्फ एसी व्हीकल हाँ, से हो रही है। पोल्यूशन, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में, क्योंकि जहाँ पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं पोल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्री आ रहा है या गाड़ियों से आ रहा है। जब भी कोई, आपने कार्टून देखा होगा, एक इंडस्ट्री से चिमनी से धुआं निकलता दिखा देते हैं, गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलता धुआं, दिस इज द पोल्यूशन। यही पिक्चर नहीं, वो पोल्यूशन सिर्फ 72% है फॉसिल फ्यूल से। बाकी 28% जो पोल्यूशन है वो है बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड बाय अदर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। तो अगर हमने ये 28% ही कंट्रोल कर लिया तो ये 28% उस 72 का 40% है। तो आप ये समझिए कि हमने दुनिया की 40% प्रॉब्लम सोल्व कर ली, क्योंकि ये तो दुनिया की नॉलेज में ही नहीं है अभी कि आदमी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनका क्या कर रहा है, कोई इलाज नहीं कर रहा कोई भी। जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे जब एक कैप्टन सिरिपाल ने सोचा था कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा था, कोई नहीं सोच रहा था। तो आज भी वही चीज़ है, इन दोनों चीज़ पे कोई नहीं सोच रहा है। इतने सेमिनार हो रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहे हैं, एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग फॉसिल फ्यूल। इवन COP29 हुआ है, COP28 हुआ था पहले। दे वर सेइंग यू put restrictions on these oil industries. Everybody is after oil industries. तो बट nobody is thinking कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर हम इस कमरे में बंद रह जाएं 2 घंटे 3 घंटे, आपको पता चलेगा यहाँ पर 2000-3000 ppm हो जाएगा। कल मैंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन करके इसके कॉन्फ्रेंस में हंसराज कॉलेज में। देवर सरप्राइज कि सर इतना हो जाता है। वहाँ पे जब सेमिनार हमने शुरू की, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट था 740, कमरे में जब शुरू की थी तो 1340, और सेमिनार ख़त्म करते करते लंच टाइम के बाद ये हो गया था 2512, 2512। इमेजिन। और मैंने बताया वहाँ स्टूडेंट्स को, मैंने और बाकी लोगों को कि देखिए सरकार ने ग्रैप लगा दिया है। क्यों? क्योंकि बाहर में PM 2.5 बढ़ गया है। अगर बाहर में PM 2.5 बढ़ गया है तो अंदर कितना है आप बताइए। अंदर PM 2.5 रिमूव करने का कोई किसी ने नहीं सिस्टम लगा रखा है। बहुत लोगों ने लगा रखे वो एयर प्योरीफायर, वो निकालते हैं PM 2.5 को, बट वो गैसेज को कोई नहीं निकालते हैं। एक आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर वो एयर प्योरीफायर में और आपके सिस्टम में क्या फ़र्क है। एयर प्योरीफायर जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें सिर्फ HEPA फिल्टर लगा होता है, कुछ में कुछ कार्बन फिल्टर लगाए हुए हैं, तो वो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर को अरेस्ट करते हैं। वो ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ना कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालते हैं, ना और गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड या VOCs हैं, कोई किसी गैस को नहीं निकाल पाता है। ये पहली टेक्नोलॉजी है जो मैं सिविल में दे रहा हूँ इंडिया में, और ये भी इंडियन टेक्नोलॉजी है टोटली। मैंने ये टेक्नोलॉजी इस तरह से तैयार की है कि इसके जो रॉ मटेरियल हैं दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया, उनके रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी। बिकॉज आई हैव यूज दोज मटेरियल्स जो मिनरल्स इंडिया में भरपूर मात्रा में हैं, और कुछ मैंने इसमें वेस्ट मटेरियल यूज़ किए हैं जिनको हम वेस्टेज कंसिडर करते हैं। मैंने उनको यूज़ करके केमिकल ट्रीटमेंट करके उनको इस स्टेज में ले आया हूँ कि अगर हवा इससे पास होती है मेरे मटेरियल से तो वो इस पोल्यूशन को ये ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी मैंने नहीं आपको बताया, ये बहुत बड़ा एक और अचीवमेंट है कि ये जो पोल्यूशन है जो हम हवा से एक बार निकालते हैं इसको वापस हवा में नहीं डालते। बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं जो एक बार निकाल देती हैं फिर उसको छोड़ देती हैं हवा में ही। तो हम जो एक बार पोल्यूशन आ जाता है हमारे फ़िल्टर में, जब फ़िल्टर सैचुरेट हो जाते हैं हम इनको यूज़र से वापस लेते हैं, नए फ़िल्टर दे देते हैं। और इन पुराने फ़िल्टर से मेरे गाँव में भंडोरा में मिनरल ये बन रही है ऑर्गेनिक मैन्योर पिछले 25 साल से। हम केचुआ खाद बनाते हैं, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग कर से उससे खाद बनाते हैं। तो हम इस मिनरल्स को इकट्ठा करके और इसको खाद में बना करके एक हमने निकाला है कॉन्सेप्ट मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर MROM। इसका भी हमने पेटेंट लिया हुआ है, इस पर कई पेपर भी पब्लिश कर चुके हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी। और एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, 4 टाइप की मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं जो ये पेड़ पौधों की जड़ों में जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। देखिए इतने सालों से 1900 साल से पहले CO2 लेवल होता था एनवायरनमेंट में 280 पार्ट्स पर मिलियन, 300 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन 19वीं सदी के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और आज बाहर वर्ल्ड का एवरेज 425 ppm हो गया है। देखिए ये एक मेरा पैम्फलेट है, इसमें जो ये पहला ग्राफ है ऊपर वाला सेंटर में, हाँ ये ग्राफ जो है ये दिखाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एयर। ये वाले को जूम करना,
टॉप सेंटर, ये दिखाता है 1000 साल से 2016 तक का ग्राफ है ये। यहाँ से हाँ जी, तो आप देखेंगे कि ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, ये 280-300 पार्ट्स पर मिलियन होता था। ये एक वर्टिकल लाइन है, ये है स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरा। 1776 में पहला स्टीम इंजन बना था, जेम्स वाट ने जो बनाया था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में बढ़ना शुरू हो गया। और ये 425 वर्ल्ड का एवरेज है, लेकिन इंडिया में ये 500-600, कुछ जगह तो 700 ppm भी पाया गया है। बट एवरेज अभी भी 500-600 के बीच में इसका है, बढ़ रहा है इंडिया में और ज़्यादा है। मैंने बद्दी में इंडस्ट्रियल एरिया में चेक किया, वहाँ पर 600-700 मिलता है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं थोड़ा ऊपर गया, एक गांव है साई विलेज, थोड़ा हाइट पे, वहाँ जाके 500 हो गया। मैं शिमला से आगे गया नालडेरा में, वहाँ पर आई वॉज सरप्राइज, ये 400 पे आ गया। देखिए वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे आ गया वहाँ, इतना शुद्ध वातावरण है शिमला में जो गांव है। 390 भी मिला मुझको कुछ जगह। अभी हम आसाम से आ रहा हूँ मैं, 10-12 रिफाइनरी हैं आसाम में, इंडियन ऑयल की भी है, ऑयल इंडिया की भी है, बाकी भी हैं। उन सब का भ्रमण करके हर रिफाइनरी के बाहर 600-700 ppm के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड मिला। लेकिन वहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आई थिंक कंजरापारा आसाम में, जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो 380-390 मिला, क्योंकि वहाँ पर पूरे जंगल ही हैं, हैबिटेशन है ही नहीं बहुत दूर तक, पोल्यूशन है ही नहीं वहाँ। तो इतना आसाम में वेरिएशन है, मतलब 400 से और 700 के बीच में वेरी करता है, तो सब जगह यही है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये बढ़ रहा है। इसके नीचे के ग्राफ में अगर आप कंट्रोल करो, वो फोकस करेंगे, रेड में जो लाइन है, अगर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो इससे पता चलता है कि 2090 में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो आज वर्ल्ड का 425 ppm है, ये 800 ppm क्रॉस कर जाएगा। और 800 ppm सेफ लिमिट है, लेकिन इंडिया में 800 ppm कुछ जगह पहले ही क्रॉस कर रहा है। जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑलरेडी 800 भी रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली के दिन 4-5 दिन आगे पीछे दिल्ली में ये 900 तक भी पहुँच गया था, 900 ppm कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ऑफ दिल्ली। तो और अगर फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ नहीं किया, तो सन 2200 में ये जो CO2 कंटेंट है ये 5000 ppm पहुंच जाएगा इस ग्राफ के मुताबिक। देखिए, और 5000 पार्ट्स पर मिलियन इन आउटसाइड एनवायरनमेंट, और 5000 पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। ये कहता है इट मे लीड टू सीरियस ऑक्सीजन डिप्राइवेशन रिजल्टिंग इनटू परमानेंट ब्रेन डैमेज, कोमा और इवन डेथ। इसका मतलब ये है कि 2200 में दुनिया ख़त्म है, कोई दुनिया मतलब जीव जंतु ख़त्म है। और जो आपको लग रहा होगा अतिशयोक्ति मेरे इस सेंटेंस में, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये तो होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। जो कमज़ोर प्राणी हैं धरती पे वो ऑलरेडी मर चुके हैं, कुछ मर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो जी रहेंगे कुछ दिन, आगे वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले जो है जुगनू मिलते थे पटबीजने, लाइटनिंग फ्लाइज, कहाँ चले गए? पहले बहुत मिलते थे गांव में, चमकते थे, कहाँ चले गए? क्योंकि ये कमज़ोर थे। तो इसके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से ये सब मर गए। बरसात में जाते थे हम गांव में, केचुए बहुत मिलते थे, गिजाइयाँ मिलती थी छोटे छोटे, कई मल्टी टांगों वाली, सब दिखनी बंद हो गई हैं। कई सारे पक्षी जो हैं, गोरैया होती थी पहले, दिखनी बंद हो गई हैं। इवन कोयल भी, कहीं कहीं आवाज़ सुनने को मिलती है कोयल की भी आजकल। तो ये सब प्रजातियां कम हो रही है। जंगल में जितनी वाइल्ड लाइफ है, डाटा अगर देखोगे तो पिछले 50-100 सालों में 25% रह गई है वाइल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि वो नहीं झेल पा रहे हैं इस वातावरण को, तो उससे मरने शुरू हो गए हैं। तो जो कमज़ोर हैं वो पहले मरेंगे, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो कुछ दिन शायद ज़िंदा रह जाएं। तो अगर इस ग्राफ को देखते हुए, इतना डेंजरस ग्राफ है, ये दिखाता है कि इस लाइफ पे हम जिंदा रह जाएंगे, हमारी जनरेशन, अगली जनरेशन जिंदा रहेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी जीने लायक नहीं होगी, कुछ साल ज़िंदगी के आखिरी। उससे जो अगली जनरेशन है उसका भरोसा नहीं है, वो 25 साल जिएगी, 50 साल जिएगी। इस ग्राफ को देखते हो यही है। तो लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ लेफ्ट ओनली फॉर 2 more generations एज पर दिस। और इसीलिए दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए आजकल एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन कैप्चर। सर सवाल मेरा, आजकल पराली जलाने पे जो इतना हल्ला हो रहा है, हाँ जी, तो बिल्कुल पराली जलाने की बात में मैं आता हूँ। देखिए, समस्या है एक,
आपको याद होगा आपके इलाके में यूपी में गन्ने की फसल होती थी। गन्ने की जो पत्ती थी किसान उसको खेतों में जला देते थे, आज भी जला रहे हैं, मूढ़ा फूंकना कहते हैं उसको। पर वातावरण तो प्रदूषित होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जिससे धुआं निकलता है वो प्रदूषण पैदा कर रही है। आप एक माचिस की तिल्ली भी जलाओगे वो भी प्रदूषण करेगी। तो पराली जलाने से प्रदूषण होता है, कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसको अतिशयोक्ति से कहना कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है और उसका धुआं दिल्ली में आ रहा है, ये तो एक तरह से ब्लेम गेम वाली बात है। ठीक है, उसका भी हालांकि सलूशन है, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब ये टॉपिक आपने दिखा दिया, आई विश मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता। मैंने अपनी लेबोरेटरी में बद्दी में एक्सपेरिमेंट किए हैं और पराली से मैंने केमिस्ट्री में लैब में एक्सपेरिमेंट करके पराली को मैंने कन्वर्ट कर लिया है एक्टिवेटेड कार्बन में और सिलिका में। और ये दोनों मटेरियल मैं अपने फ़िल्टर्स में यूज़ कर रहा हूँ। जो इस बंकरमैन टेक्नोलॉजी के फ़िल्टर बनाए रहे हैं उसमें कार्बन भी यूज़ होता है, एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज़ होता है और सिलिका भी यूज़ होता है। चलिए मैं खोल रहा हूँ कुछ केमिस्ट्री आपके सामने। नहीं कोई बात नहीं है, नहीं सर, बेटर हाँ। बट आप ये देखिए कि खाली पराली जो एक समस्या बनी हुई है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो केमिस्ट्री लेवल के टेस्ट, जो मतलब लैब लेवल के टेस्ट कर लिए हैं। पराली को किसान से हम खरीदेंगे, उसको जलाएंगे, ओपन में नहीं जलाएंगे, उसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जलाएंगे। देखिए राख बनानी है उसकी, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, कम ऑक्सीजन से उसको जलाना है। और फिर उससे हम एक्टिवेटेड कार्बन बनाएंगे और सिलिका बनाएंगे और ये सिलिका ये सब इसमें यूज होंगे। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी है, इसीलिए इसकी कॉस्ट कम हुई है। दूसरे, कहाँ से आया मेरे को ये आइडिया कि पराली से सिलिका बन सकता है? क्यों, मैंने एक पेपर पढ़ा था कहीं, IISc बेंगलोर में रिसर्च हुई है। वहाँ एक प्रोफेसर ने राइस हस्क से सिलिका बनाया है। सर ईंटें भी बनाई हैं अभी? ईंटें भी, हाँ, उससे ईंटें भी बन जाती हैं। राइस हस्क जो छिलका होता है चावल का, उससे बनाया। तो मैं एक दिन सोच रहा था, देखिए ऐसे रिसर्च होती है। आई वाज थिंकिंग कि राइस हस्क में सिलिका कहाँ से आता है? कहाँ से आता होगा? ज़मीन से ही आता होगा। अब जब वो ज़मीन से आता है राइस हस्क से सिलिका, तो ट्रैवल कहाँ से करता है? राइस के पौधे से, यानी कि हस्क से। तो हस्क में भी ज़रूर होता होगा। तो मुझे आइडिया मिला राइस हस्क से। राइस हल्के मैंने टेस्ट किए, राइस हस्क से भी सिलिका बनता है और एक्टिवेटेड कार्बन बनता है, और इससे भी, हस्क से भी, सॉरी, इससे पराली से भी बनता है। फिर मेरे को याद आया कि मेरे इलाके में तो पराली होती नहीं ज़्यादा, हमारे यहाँ तो गन्ने की पत्ती होती है। मैंने गन्ने की पत्ती पे एक्सपेरिमेंट किया। गेहूं से आती है? पराली आती है इससे, चावल से, जिसको धान बोलते हैं। धान के पौधे से पराली बोलते हैं। और जो गन्ने की पत्ती होती है उसको, हालांकि काम वो पराली जैसा ही करती है, वो भी पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ, पर उसको गन्ने की पत्ती बोलते हैं, उसको पराली नहीं बोलते। पराल होती है, पुआल भी बोलते हैं उसको हमारे इलाके में। वो जो पौधा हो जाता है, मतलब चावल झाड़ दिया अपने पौधे से, चावल जो झाड़ते हैं उसको धान बोलते हैं। धान में से फिर उसको मशीन में निकाल के छिलका अलग करते हैं, उसको राइस हस्क बोलते हैं। और चावल वाइट वाला निकल आता है, वो खाने के काम आता है। तो मेरे ख्याल आया कि मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो पत्ती की प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, क्या इससे कुछ बना सकते हैं। मैंने सेम एक्सपेरिमेंट कराए। मेरे पास 2-3 केमिस्ट हैं बड़े अच्छे, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। एक लड़की है, वो आप जानते हैं, शिवनाज, उसने एक्सपेरिमेंट किए मेरी गाइडेंस में, और हमने पाया कि इवन गन्ने की पत्ती में भी सिलिका होता है। और सिलिका निकाल लिया हमने उसमें से, बाकी जो बचता है वो कार्बन बचती है, राख बचती है, उसको हम एक्टिवेट कराते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। और इन दोनों में पोल्यूशन को खींचने की क्षमता होती है, यानी कि हवा में जो पोल्यूशन है इसको ये सोखते हैं दोनों के दोनों रिएक्शन से, और सोख करके ये दोनों की चीज़, एक्टिवेटेड कार्बन भी और ये सिलिका भी, ये इसको ऐसे कंपाउंड में बदल जाते हैं जो पौधों के लिए न्यूट्रिएंट का काम करती है, यानी कि वो मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी है सिंपल, एक पार्ट इसका। तो ये है। और ये मैंने देखा आपका सिस्टम कि जो नॉर्मली आप एसी भी चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी चला रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बेड एड ऑन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन आपका जो मैंने ये सिस्टम देखा है, हाँ, पॉल्यूशन हटाने वाला, इसमें जो फिल्टर सोक कर रहे हैं, आप उस रेसिड्यू को फिर ऑर्गेनिक मैन्योर बना के उसको भी बेटरमेंट के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में बाहर नहीं जा रही। देखिए जो फिल्टर हम भेजते हैं वो बिल्कुल टोटली सील्ड भेजते हैं। 3 टाइप की सीलिंग इसमें होती है, एक लेवल नहीं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ओके।
और ये जाते हैं ट्रांसपोर्ट करके। इनकी लाइफ भी 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर इनको खोलेंगे नहीं पैकिंग को। जब आपने खोल लिया फिर इनकी लाइफ शुरू हो जाती है, फिर ये 2 महीने से 6 महीने तक चलते हैं। आजकल जो है एस्टिमेट था मेरा 2 महीने चलेंगे 3 महीने चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट अभी गुवाहाटी रिफाइनरी से आ रहे हैं। 5वां महीना चल रहा है हमारे फिल्टर्स को चलते हुए, अभी तक सैचुरेट नहीं हुए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल का जो कॉस्ट भी बता दीजिए कि एक फिल्टर। अच्छा, कॉस्ट भी बता देता हूँ। हाँ, कॉस्ट भी बता देता हूँ फिल्टर का मैं। आई विल कम टू द कॉस्ट सेपरेटली। तो अभी ये सैचुरेट नहीं होने शुरू है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 6 महीने लगेंगे। अब देखिए, जो कॉस्ट है किसी भी टेक्नोलॉजी की जो पहली बार आती है, सबसे पहले तो R&D कॉस्ट होती है। अब इस टेक्नोलॉजी में मेरे लाइफ की पूरी लाइफ ही निकल गई है मेरी तो इसमें। जैसे मैंने बताया 85 से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब 85 से कितने साल हो गए? 40 साल हो गए ये तो करीब अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स। तो मेरा तो 40 ईयर्स की टोटल सर्विस डेडिकेशन इस टेक्नोलॉजी में ही है। मैंने फौज में रह के बाकी काम इतने नहीं किए, ये टेक्नोलॉजी पे रिसर्च ज़्यादा की है। ठीक है, डबल काम हमेशा करते थे, गवर्नमेंट की ड्यूटी भी करनी है और ये रिसर्च भी करनी है। इट वॉज़ वेरी हेक्टिक एंड आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली। मेरे बीवी ने, मेरे बच्चों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जहाँ लोग दोपहर के बाद आफ्टरनून में गेम खेलते थे, मैं क्या होता था, मैं जहाँ ड्यूटी से निकला मोटरसाइकिल उठा करके मैं यूनिवर्सिटी में चला जाता था। इवनिंग में सारे लोग पिक्चर देखते थे, क्लब में जाते थे, मैं वहाँ से 10 बजे लौटता था। मेरे बच्चे कहाँ मिलते थे? पिक्चर हॉल में, जब पिक्चर ख़त्म होने वाली होती थी तो मैं उनको वहाँ से लेके घर लौटता था। तो उनका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, कंट्रीब्यूशन है। और रिसर्च में 24 घंटे आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जब ये 35 साल की मेरी इतनी 45 साल की करीब 40 साल की मेहनत है, आप समझिए कितना एफर्ट लगा होगा। और जैसा आपने पहले सवाल पूछा था कि जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो पूरा सपोर्ट था, पूरा DRDO डिपार्टमेंट का सपोर्ट था। उस टेक्नोलॉजी को बनाने में, न्यूक्लियर मिसाइल को बनाने में लाखों करोड़ रुपया इंडिया का खर्च हुआ है। इस न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को बनाने में जो एक कैप्टन ने और मेजर जनरल ने बना के देश को दी है, इसमें गवर्नमेंट का एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। ये टेक्नोलॉजी पे टोटल मेरा पर्सनल खर्चा है। अभी देखिए, हाँ, उसके बाद भी अभी भी रिटायरमेंट के बाद जो ये टेक्नोलॉजी मैंने दी है, क्या कहे, पोल्यूशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है ये, PPT प्रोटेक्शन से, मतलब पोल्यूशन से प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। वहाँ न्यूक्लियर से प्रोटेक्शन की थी सिर्फ, वहाँ थी न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा उसके जो इफेक्ट होंगे उससे। लेकिन आज ये जो पोल्यूशन है ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं है। इसका भी मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं हमेशा सोचता था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ, मैं हमेशा सोचता था कि कभी डूम्सडे आएगा। एक वर्ड टर्म है डूम्सडे। डूम्सडे है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब तक मैं ये सोचता कि एक दिन वो आएगा जब दुनिया में लड़ाई होगी, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगा और ये डूम्सडे आ जाएगा। लेकिन अब मैं सोचने लगा हूँ कि अगला डूम्सडे न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं आएगा, वो पोल्यूशन से और ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से आएगा। देखिए हो रहा है अभी, आज दिल्ली में ये देख लीजिए, अब डूम्सडे है, दैट डे इज ऑलरेडी अराइव्ड। अभी तक तो वार्निंग था। मैं कह रहा हूँ ये तो आ चुका ही वो सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। गवर्नमेंट को जगना चाहिए, अपने नागरिकों को जगना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, अपने लिए नहीं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना चाहिए। अब आता हूँ कॉस्ट पे। देखिए मैडम, ये सिस्टम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम जो कॉस्ट है इसकी आप ढूंढ लीजिए कहीं भी, 1 करोड़ 1.5 करोड़, मैं करेक्शन करता हूँ, वो जो 50,000 रुपये पर पर्सन है, 3 आदमियों के लिए हम सिस्टम दे रहे हैं 1.5 लाख रुपये का। तो जो 1.5 लाख रुपये का हमारा सिस्टम है उसकी कॉस्ट जो इम्पोर्टेड सिस्टम है वो है 1.5 से 2 करोड़ रुपये। तो यानी कि 1.5 करोड़ को हम 1.5 लाख पे ले आए हैं। तो 1/100 कॉस्ट तो मैंने कर दी है, इसलिए 50,000 रुपये पर पर्सन पड़ रही है। अब सब ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा इसको, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से विनती करूंगा जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में। जैसे 1.5 लाख का सिस्टम है, एक कमरे में 4 बेडरूम का अगर किसी के पास फ्लैट है तो कितना हो गया? 6 लाख रुपये। लोग यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ 5-5, 6-6 करोड़, 7-7 करोड़ के फ्लैट हैं यहाँ पर। तो 6 करोड़ का अगर फ्लैट है तो 6 लाख नहीं खर्च कर सकते आप? कर सकते हैं, लेकिन समझदारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी खर्च करेंगे। और इससे आपकी खुद की हेल्थ ठीक होगी, आप अपने बच्चों की हेल्थ ठीक होगी। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट उतनी रखी जाए 50,000 रुपये पर पर्सन। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो महंगी पड़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो एक मोबाइल कॉस्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उतनी ही आए जनता के लिए। इस भी है, ये मेरी गवर्नमेंट से भी विनती है कि जैसे गवर्नमेंट
सोलर पैनल पे 90% सब्सिडी दे रही है, तो इस सिस्टम पे भी 90% सब्सिडी मांगनी चाहिए हमको। मैं मांग रहा हूँ गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट 90 नहीं देगी, 80 देगी, 70 देगी, 50 देगी। अगर इस पर 50% भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो कौन इसको 25,000 में नहीं खरीदेगा? सब खरीदेंगे। और ये टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक हम कंक्रीट जंगल्स को बदनाम कर रहे थे। डेवलपमेंट रोक दो, पेड़ मत काटो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मत बनाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब आपने पेड़ों की हालत देख ली, पेड़ों से कुछ नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता। आप पेड़ काटिए और ये पेड़ लगाइए, आर्टिफिशियल पेड़। एक छोटी सी यूनिट ये सामने रखी है आपके, जब ये 51 पेड़ों के बराबर काम कर रही है तो 51 पेड़ लगाने में तो बहुत कुछ एफर्ट लगता है। ये पूरे घर में 3000 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड सोख रही है। जब मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं हमारे मिनिस्टर्स, क्यों नहीं हमारे MP, क्यों नहीं हमारे MLA कर सकते? गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन निकाल देनी चाहिए कि हर एक MLA, हर एक MP अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिस्टम लगाएगा। कल से ही पोल्यूशन डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, पानी छिड़क रही है डस्ट दबाने के लिए, आज डस्ट दबेगी, आप सोचिए कल को पानी सूखेगा, डस्ट कहाँ जाएगी? फिर से एनवायरनमेंट में आएगी, तो PM 2.5 फिर बनेगा। तो ये तो सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, पैनिकी एक्शंस हैं गवर्नमेंट के। इतनी समझदारी उनको होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको सबको कि भाई आप आके देखिए या तो है मेरे घर में टेक्नोलॉजी को, या मुझे मौका दीजिए, मैं आके आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ, समझिए इसको। समझेंगे, लेकिन वो वैसे ही समझेंगे जब इमरजेंसी और आएगी। जैसे न्यूक्लियर प्रोटेक्शन की इमरजेंसी आई थी, जब तक गवर्नमेंट की गर्दन पे यहाँ तक नहीं फंदा लगा, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवन न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी अपना ठीक से नहीं किया था। सालों तक टालते रहे। तब किया अच्छे से न्यूक्लियर प्रोटेक्शन जब पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक ही हो गया। तो वही चीज़ होगी जो मैं समझता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं है ना, मुझे घबराना चाहता है, पैनिक नहीं मचाना पब्लिक के अंदर, पब्लिक को समझाना है। तो ये समझाने के लिए मैंने एक तरह से इस घर को एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज ही समझिए आप। इसमें आप आके देखिए, प्रैक्टिकली रहिए, देखिए इसको कैसे बटन अप पीरियड होता है, कैसे पोल्यूशन से बचा जा सकता है। तो ये आपकी एक तरह से, हाँ, ये प्रैक्टिकल क्लास है आपकी। रियली सर, हाँ, जितने अच्छे से मैं आज समझ, ये चौथी बार, ये सर के साथ मेरी चौथी मुलाकात है, तब जाके मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। और इसलिए मैं अब और जोर शोर से प्रचार करूंगी। ये जो सर ने मशीनरी बनाई है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जहां जिस लेवल पे मैं कर सकती हूँ, गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, सारे डिपार्टमेंट से, प्लीज इसको सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करिए। और गवर्नमेंट के अपने लेवल पे आप गवर्नमेंट से जो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको सब्सिडाइज करने की। हालांकि सर ने तो कितना नीचे कर दिया है इसकी कॉस्ट को, लेकिन अगर और चीजों को फ्री दे सकती है गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं इसको अभी 50,000 से, अगर वो सब्सिडी देने के बाद 20,000 में लोगों के पास पहुंच रही है ये टेक्नोलॉजी, तो सरकार को जरूर सोचना होगा। आज जो हालात देश में है, स्पेशली दिल्ली NCR में, ये पूरे देश में भी फैल सकते हैं, पूरे विश्व में भी फैल सकते हैं। तो अच्छा हो कि इंडियन गवर्नमेंट आगे बढ़ के प्रणेता बने या नंबर 1 बने कि पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी, और ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में ही बॉर्न हुई है, और इसका कोई रेसिड्यू भी आपको हार्म नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट को, उसे भी हम लोग रीयूज कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मानवता की सेवा क्या हो सकती है? अभी आपकी इसी बात में कहना चाहूँगा जो ये गवर्नमेंट के लिए है और आम पब्लिक के लिए है, मेरी अपील है। देखिए, मैंने 1 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मुजफ्फरनगर में, आपके होम टाउन के पास में। वहाँ एक है श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ। वहाँ पर मैंने सेम चीज़ कही थी कि कार्बन क्रेडिट की बात मैंने कहा था। वहाँ प्रॉब्लम थी कि जो इंडस्ट्री है आसपास की, वो पोल्यूशन काफ़ी क्रिएट कर रही है मुजफ्फरनगर में, और किसानों को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं जी हमारे ट्यूबवेल में भी गंदा पानी निकलने लगा है। तो ये कंप्लेन थी। तो मैंने उनको कहा, देखिए कार्बन क्रेडिट की एक स्कीम है गवर्नमेंट की, ऑलरेडी है ये, पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कार्बन क्रेडिट का मतलब यह है कि जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज़ पे कम करें, या तो स्केल उनका कम करेंगे, एक लिमिट तक करें, इसके ऊपर आप करोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट तो पेनल्टी लगेगी। दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे किसान हैं, वहाँ पर आए हुए थे काफ़ी किसान, तो मैंने बताया था, मैंने कहा किसान तो क्या कर रहे हैं, किसान 2 काम हैं किसान के, एक तो पेड़ पौधे लगाते हैं, एक फसलें लगाते हैं। और ये फसलें और पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। तो
किसान तो हमेशा ऑटोमेटिकली एक तरह से वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन क्रेडिट किसान को मिलनी चाहिए। और खरीदेगा कौन कार्बन क्रेडिट? एक करेंसी टाइप का है, वो कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री खरीदेंगी जो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो एक ये बैलेंस सिस्टम रहेगा। तो देखिए वो प्रेस ने पकड़ा वहाँ पर ये स्पीच मेरा, और योगी जी तक बात पहुँची किसी के थ्रू या प्रेस के थ्रू। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने ऑलरेडी किसानों को कार्बन क्रेडिट देने शुरू कर दिए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि इंडियन फार्मर्स यूपी के फार्मर्स दे विल गेट कार्बन क्रेडिट फॉर द ट्रीज दे प्लांट। अभी सिर्फ ट्री प्लांटेशन पे दिया है उन्होंने, 40 पेड़ लगाइए, 50 पेड़ लगाइए, उन पर उनको ग्रीन क्रेडिट मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो फसल भी लगा रहे हैं, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल है, इसकी आपकी सरसों की फसल है, वो भी पौधा है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कुछ हद तक। तो उन पे भी आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। यूपी ने शुरू कर दिया है। इसका कुछ असर मैंने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में भी देखा है, कुछ मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है, वो भी सोच रहे हैं कुछ कार्बन क्रेडिट के ऊपर, उस तरह से नहीं जिस तरह से यूपी है। अभी जो ये सेमिनार हुई थी 18-16 को हमारे चीफ गेस्ट थे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनको भी मैंने ये पॉइंट बताया कि देखिए साहब, अगर योगी साहब कर सकते हैं तो आप तो सेंटर में बैठे हैं, ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, हर स्टेट को ये अडॉप्ट करना चाहिए। तो इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा कि सारे किसान को क्रेडिट मिलेगा। बल्कि मैं तो किसानों के लिए एक ही मशीन देना चाहता हूँ अपनी, कि जहाँ किसानों की ट्यूबवेल लग रही हैं। अच्छा, दूसरे इसका खर्चा कुछ नहीं है, बिजली का खर्चा इसमें 90 वाट के बल्ब के बराबर आता है। जो ये 3 आदमियों का सिस्टम है, जो एक आदमी का 30 वाट का सिर्फ इसका खर्चा है, और देखिए बिजली कितनी बचा रहा है। तो मैं तो किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना के देना चाह रहा हूँ, काम चल रहा है अभी उसमें, जिसमें सोलर पैनल लग जाए, किसानों के खेत में ये सिस्टम लग जाए, और ये उसको कार्बन को कैप्चर करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसमें हमने कंप्यूटराइज सिस्टम दिया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखी सिस्टम ने, वो इसमें रिकॉर्ड आता है। मैं आपको दिखाऊंगा चला करके, कितने घंटे फैन चला, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब की, वो इसमें रिकॉर्ड आता है। तो उससे भी किसानों की इनकम बढ़ेगी। जो बीजेपी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, अपने मोदी जी की प्लानिंग है कि भाई किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए, ऐसे डबल होगी। किसानों को क्रेडिट दीजिए, किसानों को प्रोत्साहित कीजिए, वातावरण को शुद्ध कीजिए, उनको अपने आप उनकी इनकम डबल होगी। दूसरा जो पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि दोनों गवर्नमेंट, अभी यहाँ पर मैंने भी पढ़ा न्यूज़पेपर में कि आप गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट कंपटीशन कर रही है कि हम फ्री बिजली देंगे। तो फ्री बिजली आप दे पाएंगे तभी जब बिजली की सेविंग होगी। तो मेरी ये टेक्नोलॉजी लगाने से अगर एसी सिस्टम में 50-60% की सेविंग हो रही है तो बहुत बड़ी सेविंग है। और इसी सेविंग को आप बाकी जगह यूज़ कीजिए, डेवलपमेंट में काम आएगी ये सेविंग आपके। कुछ और चीज़ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने की वजह से नहीं डेवलप हो पा रही है, वो डेवलप होंगी। और आप सब्सिडी भी देंगे अपने यूजर्स को, आम पब्लिक को सब्सिडी आप इस सिस्टम पे दे दिए, सब लोग खरीदेंगे, लगाएंगे घरों में। और ये जो कंक्रीट के जंगल जिनको बोलते हैं, कंक्रीट जंगल्स कैन कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट 1000 टाइम्स मोर देन ग्रीन फॉरेस्ट। ये मैंने पेपर पब्लिश किया है, न्यूज़ भी दी है। जो कंक्रीट जंगल हैं, आप सोचिए आप किस में रहने, मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहने लेटर से, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जिसमें 100 फ्लैट हैं, बाहर का वातावरण खराब है, अंदर सबको जरूरत है इस सिस्टम की, आज आप कन्विंस हो गई हैं। आप हर रूम में लगा दिए, एक कमरा 51 पेड़ों के बराबर करेगा। 6 कमरे भी हैं तो कितने पेड़ हो गए? 300 पेड़ों के बराबर। अगर 100 फ्लैट हैं उसमें 3000 पेड़ों के बराबर, वो छोटी सी मल्टी स्टोरी टावर पोल्यूशन एनवायरनमेंट से क्लीन करेगी। सोचिए 30,000 ट्रीज के बाहर पूरे एरिया को, पूरे वो एनवायरनमेंट तो बाहर ही है, कहीं भी जहाँ से भी करेगी वो सोख तो रही है ना। वो अभी अंदर से सोखेगी, लेकिन अंदर से बाहर तो नहीं छोड़ रही है। बाहर से हवा आएगी तो फिर साफ़ होगी, इसी तरह साफ़ होगी पूरी हवा। दूसरे मेरे कुछ आइडियाज़ हैं जो अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ। कार्स में बहुत जल्दी पोल्यूशन होता है, हम कार की यूनिट बना रहे हैं, R&D चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं, उसमें कुछ दिनों में वो भी सफल हो जाएगी। रेलवे मिनिस्टर को मैंने रिकमेंडेशन दी है, इन ट्रेन्स में यही हाल है, ट्रेन्स के अंदर भी CO2 लेवल हो जाता है 1500-2000। आप इस सिस्टम को ट्रेन्स में लगाइए। जो मूविंग ट्रेन्स हैं ये 20 से 25 हज़ार पेड़ों के बराबर एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगी। मूविंग ट्रेन विल क्लीन द एनवायरनमेंट। मूविंग ट्रैफिक ऑन द रोड जो बदनाम है कि गाड़ियाँ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, इस सिस्टम को लगाइए, इस टेक्नोलॉजी को लगाइए सही तरीके से। मूविंग ट्रैफिक ऑन द रोड विल क्लीन द एनवायरनमेंट। और दिल्ली का एनवायरनमेंट तब क्लीन होगा, सारे घर
कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे, सारी रोड्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगी, ट्रेन चलती ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगी। इवन मैंने यूनिट बनाई है इंडिविजुअल, जैसे आप मेरे पास आई हैं यहाँ पर, अभी उसमें बनने लग रही हैं, टेक्नोलॉजी सफल हो गई है। आप अपनी एक डिवाइस साथ में लेके आइए, मैं भी लेके चलूँगा। 1 kg वजन है उस डिवाइस का, उसमें फ़िल्टर लगते हैं, यही वाले फ़िल्टर। चार्ज करके घर से चलिए, आपको 7-8 घंटे बाहर रहना है। कम से कम जो CO2 आप निकाल रही हैं उसको सोख के जाइए, उस कॉन्सेप्ट पे हो। जैसा ये डब्बा है ऐसे ही है, आप अपनी डिवाइस यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको, ये वाला आप मेरा प्रेजेंटेशन देख के जाइए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बाहर रहें तो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करके जा रहे हैं ना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में ख़त्म होगी। सारी हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट सबको लाना पड़ेगा। इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर एनवायरनमेंट, यू आर वरीड फॉर वेलफेयर ऑफ योर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस, तो ये काम करने पड़ेंगे। पहले मास्क नहीं लगाते ना हिंदुस्तानी, अब सब मास्क लगा के जा रहे हैं, सबको आदत पड़ गई है। उसी तरह से सीखा है सर, और अब हाँ, उस तरह से सीट बेल्ट लगाने में बड़ा कष्ट होता था। अब गाड़ी में बैठते सबसे पहले सीट बेल्ट याद आती है, तो एक आदत की बात है। तो इसकी डिवाइस की भी आदत पड़ेगी। आप लेके चलिए, 1 kg वजन आप बैग में कहीं भी आ जाएगा, आपके लैपटॉप बैग में आ जाएगा, लेके चलिए। शाम को आप घर आते हैं, ये चलेगा 4-5-6 दिन ये फ़िल्टर। जब सैचुरेट हो जाता है, नया फ़िल्टर लगाइए, पुराने फ़िल्टर को मेरे को वापस कर दीजिए बंकरमैन को। नहीं है तो पुराने फ़िल्टर को तोड़ मोड़ के उसका जो मटेरियल है इसको गमले में डाल दो आप, वो मैन्योर का काम करेगा आपके। सेम चीज़ है, वो ऐसा कंपाउंड बना दिया उसने, पोल्यूशन इकट्ठा हो गया है, पोल्यूशन को हवा में मत छोड़िए, उसको गमले की मिट्टी में मिला दीजिए, आपका गमला की हेल्थ अच्छी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हैं कुछ जो गेम चेंजर कॉन्सेप्ट हैं, ये अपनाने पड़ेंगे। पर इसके लिए मैं जो देख रहा हूँ, पब्लिक तैयार है। जो लोग मेरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं वो 100% कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स को मैं कई लेटर भी लिख चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, इवन दिल्ली की गवर्नमेंट को भी, बाकी लोगों को भी। वहाँ एक्शन बड़ा स्लो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले तो मोदी जी से, जो इतना कंसर्न है एनवायरनमेंट के बारे में, कि एक अच्छा एक मौका है इंडिया के लिए। ये टेक्नोलॉजी टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी है, इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कीजिए। इंडिया कैन बी द वर्ल्ड लीडर इन दिस फील्ड। एंड इंडिया, क्योंकि एक तरह से फार्मर रिच कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, और ये जो मेरा इन्वेंशन है ये कृषि से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने जब भी कोई रिसर्च की, सबसे पहले मैंने किसानों के बारे में सोचा है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा जी, पूरी जनरेशन किसान ही रहे हैं, और खेती के बारे में, ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में ही मेरी सारी नॉलेज है। तो इसीलिए मैंने ये पोल्यूशन का सिस्टम भी इस तरह से तैयार किया है कि वापस किसानों के काम आए, किसानों की फसल बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी इससे। और इनपुट क्या है? पोल्यूशन या जो वेस्ट है, जो मैंने आपको बताया, पराली वेस्ट है, गन्ने की पत्ती वेस्ट है, कन्वर्ट करेंगे हम इसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में। इसको इन्वेस्टमेंट हो गया है, ट्रायल थोड़े दिन की बात है, बट गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए R&D अकेले के मेरे बस की नहीं है, अभी तो मेरा इंडिविजुअल एफर्ट है, एक आदमी का। एक आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से या बाकी जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सपोर्ट करें, एक प्रोजेक्ट फंड करो, इसमें लगाओ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इसमें। आज भी इस टेक्नोलॉजी को अगर मैं फैलाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम जीरो। वी नीड मिनिमम 50 करोड़ टुडे जस्ट टू स्प्रेड दिस एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन मेरे पास जो पैसा था 1-1.5 करोड़ रुपया सारा मैं इसमें लगा चुका हूँ ऑलरेडी मेरे पास। नहीं सर, ये बहुत बड़ी हाँ, बात है, आपने रिसर्च नहीं, ऑलरेडी कर्ज हो चुका है, बैंक से पैसा उठा रखा है, ये उठा रखा है, उठाना पड़ता है, नहीं तो ये काम नहीं, बिना बैंक के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी, और हर सिटी में काफ़ी फंड दिए जा रहे हैं। बेंगलोर में पिछले साल 112 करोड़ दिए, दिल्ली में 100 करोड़ से कम का तो किसी सिटी में कर्ज कर ही नहीं रहे हैं। बट उस 100 करोड़ का 200 करोड़ का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? झाड़ू खरीदने वाले ऑटोमेटिक स्वीपर खरीद रहे हैं। पहले धूल उड़ाते हैं, फिर धूल को पानी से दबाते हैं, फिर उसको धूल को उड़ाएंगे और फिर पानी से दबाएंगे। ये काम चल रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं हो रही है। कोई भी एक कार्बन फिल्टर नहीं खरीद रहे हैं वो, जिससे इस पोल्यूशन को परमानेंटली अरेस्ट किया जा सके। तो कृपया इस टेक्नोलॉजी को देखिए, समझिए। अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं तो ओपन हूँ अब सबके साथ। मैंने इनवाइट किया, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे साइंटिस्ट को मैंने देश भर के इनवाइट किया, लेटर भी भेजे हैं, ईमेल भी भेजे हैं कि भाई आइए टेस्ट कीजिए। और आए हैं वो, और उन्होंने टेस्ट किए हैं। एंड फॉर्चुनेटली एवरीबडी हैज़ गिवन वेरी अप्रिशिएटिव रिमार्क्स एंड दे आर कन्विंस्ड कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ग्राउंड में इम्प्लीमेंट अभी हो जाएगी अगर गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे दे।
और सब्सिडी मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो काम करना है सब्सिडी उनको दीजिए जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक निकाल दिया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर इशू किया है नवंबर में, बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में देर हो रही है। अब ये फॉर्मेशन, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन निकालने में अगले 2 साल लगा लेंगे तो कौन खरीदेगा? पॉल्यूशन का लेवल हम भी बंद हो जाएंगे थोड़े दिन हाथ पैर चला करके। तो इस तरह का सपोर्ट अगर ऐसी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से तो फिर ये इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं चलेगा। मैं गया हूँ दूसरी कंट्रीज़ में, आप सब तारीफ़ करते हैं, जर्मन बहुत अच्छी है, जर्मनी ये है वो, मैंने देखा वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में वो सपोर्ट जीरो क्या नेगेटिव है कुछ तरह तो। कंट्रीज में रिसर्च और डेवलपमेंट हाँ बहुत सपोर्ट नहीं, इसलिए वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। रियली